नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा कल्टीवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर या फूल गोभी की खेती। तो फूल गोभी की खेती में आपने उसकी क्रॉप पूरी कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से डिजीज लगते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपने फूल गोभी की खेती में पढ़ लिया है। उसी क्रम में क्रूसीफेरी कुल में ही या क्रूसीफेरी फैमिली की अगली क्रॉप हम पढ़ेंगे जो क्या है कल्टीवेशन ऑफ कैबेज या पत्ता गोभी की खेती। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं आज कल्टीवेशन ऑफ कैबेज या पत्ता गोभी की खेती। ठीक, अगली क्रॉप है हमारी कल्टीवेशन ऑफ कैबेज या पत्ता गोभी की खेती। ठीक, अगली क्रॉप क्या है कल्टीवेशन ऑफ कैबेज या पत्ता गोभी की खेती। तो पत्ता गोभी की खेती में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो पत्ता गोभी का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बॉटनिकल नेम पत्ता गोभी का या कैबेज का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया और इसकी वैरायटी जो होती है वो क्या होती है कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। फूल गोभी का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस और पत्ता गोभी का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया इसकी वैरायटी कैपिटाटा। ब्रेसिका इसकी जीनस है और ओलेरेसिया इसकी स्पीशीज है और इसकी वैरायटी है वो कैपिटाटा है। ठीक, फूल गोभी की कैबेज की फैमिली क्या होगी? तो फैमिली या कुल इसका क्या होगा? तो इसकी फैमिली है कैबेज की फैमिली क्रूसीफेरी, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि कैबेज की कुल में आती है क्रूसीफेरी या क्रूसीफेरी का ही दूसरा नाम आता है जो है वो क्या है ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी जो ओल्ड नेम है और इसका जो न्यू नेम है वो क्या है ब्रेसिकेसी। ठीक, कैबेज की फैमिली का होगी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। ठीक, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र पाया जाता है पत्ता गोभी में भी 18 या 18 और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पत्ता गोभी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका भी उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है वेस्ट यूरोप या पश्चिमी यूरोप। ठीक, या कुछ मेडिटेरियन रीजन भी आता है। तो ये है क्लासिफिकेशन किसका कैबेज का। क्लासिफिकेशन में पहला उसका वानस्पतिक नाम या वर्टिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। पत्ता गोभी की जो साइंटिफिक नेम है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है ब्रेसिका ओलेरेसिया और इसकी वैरायटी कैपिटाटा। फैमिली क्या है क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी इसका पुराना नाम है और इसका जो नया नाम वो क्या है ब्रेसिकेसी। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 18 और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है वेस्ट यूरोप या पश्चिमी यूरोप। ठीक, अब हम बात करेंगे कैबेज की या कल्टीवेशन ऑफ कैबेज में दूसरा और वो क्या है इंपॉर्टेंस या महत्व। ठीक, क्लासिफिकेशन के बाद क्या पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या महत्व। इंपॉर्टेंस या महत्व। ठीक, इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो पत्ता गोभी आती है वो सब्जी वर्ग की या गोभी वर्ग की प्रमुख सब्जियों में भी आती है। जो पत्ता गोभी होती है ये गोभी वर्ग की प्रमुख सब्जियों में आती है। इसका ज्यादातर लोग सब्जी के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो पत्ता गोभी
को, बंद गोभी, बंद गोभी, कमर कला, कमर कला एवं बंधा आदि नामों से भी जानते हैं, आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक, पत्ता गोभी गोभी वर्गीय सब्जियों में प्रमुख सब्जी है। इसका ज्यादातर प्रयोग लोग सब्जी आदि के रूप में करते हैं। इसको पत्ता गोभी, बंद गोभी, कमर कला या बंधा आदि नामों से भी जानते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा विटामिन B1 भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी तथा विटामिन B1 इसमें पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह ठंडी सब्जी होती है या ठंडी सब्जी होती है जिसका सेवन करने से या इसका प्रयोग करने से पेट संबंधी बीमारियां जो होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए इसका हमारे दैनिक जीवन में या सब्जियों में इसकी प्रमुखता है, सब्जियों में इसका विशेष महत्व है। ठीक, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बाद अगला क्या होगा, क्लाइमेट या जलवायु। तो पत्ता गोभी में इंपॉर्टेंस के बाद अगला आता है वो क्या है, क्लाइमेट या जलवायु। क्लाइमेट या जलवायु। तो जो पत्ता गोभी है वो भी फूल गोभी की तरह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त, पत्ता गोभी के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है या सरल भाषा में हम कह सकते हैं तो शीत एवं नम जलवायु। शीत एवं नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है और शरद ऋतु की यह प्रमुख सब्जी होती है या ठंडी ऋतु की या रबी की ऋतु की यह प्रमुख सब्जी होती है। इसकी खेती हमेशा रबी के सीजन में की जाती है। इसके लिए जलवायु शीतोष्ण जलवायु इसके लिए जो होती है वो उपयुक्त होती है या सरल भाषा में शीत एवं नम जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होती है तथा इसके लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए जो होता है वो सर्वोत्तम होता है और यह जो होती है वो पाले के प्रति सहनशील होती है। पाले के प्रति जो होती है वो पत्ता गोभी क्या होती है, पाले के प्रति सहनशील होती है। पाले का इसकी फसल पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने पाता। ठीक, तो पत्ता गोभी के लिए शीतोष्ण एवं नम जलवायु आवश्यक होती है या ठंडी एवं नम जलवायु आवश्यक होती है। शीत ऋतु में इसकी अच्छी उपज होती है, अच्छी वृद्धि होती है। इसके लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसकी वृद्धि एवं इसका विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है और पाले के प्रति यहाँ सहनशील होती है। पाला इसकी फसल को ज्यादा नुकसान या काफी हानि नहीं पहुंचा पाता। ठीक, अब हम बात करेंगे जलवायु के बाद अगला जो होगा वो क्या होगा, सॉइल। ठीक, सॉइल या हिंदी में भूमि। तो पत्ता गोभी की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि आवश्यक होती है या किस प्रकार की भूमि में हम इसकी खेती करते हैं। तो कैबेज की जो खेती होती है या पत्ता गोभी की खेती भी फूल गोभी की तरह दोमट भूमि जो होती है वो इसके लिए सर्वोत्तम होती है। यानी भूमि इसके लिए कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार जो पत्ता गोभी की खेती होती है उसके लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। ठीक, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे सॉइल के बाद सॉइल प्रिपरेशन। ठीक, अगली हेडिंग होगी वो सॉइल प्रिपरेशन या हिंदी में भूमि की तैयारी। ठीक,
तो सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी आप कैसे करेंगे? भूमि की तैयारी के लिए या सॉइल प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 से 3 जुताइयां मिट्टी पलट हल से कर देंगे। खेत की तैयारी के लिए 2 से 3 जुताइयां मिट्टी पलट हल से कर देने के बाद 4 से 5 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देंगे तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देंगे, जिससे खेत ढेले रहित एवं समतल हो जाएगा, मिट्टी में ढेले नहीं रहेंगे। इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी में आप लिखेंगे सर्वप्रथम 2 से 3 जुताई मिट्टी पलट हल से कर देने के बाद 3 से 4 जुताई या 4 से 5 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देते हैं तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं, जिससे खेत ढेले रहित एवं समतल हो जाता है। इस प्रकार आप पत्ता गोभी के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट अगला है सॉइल प्रिपरेशन के बाद इम्प्रूव्ड वैरायटी या उन्नतशील प्रजातियां। अगला क्या होगा? ये इम्प्रूव्ड वैरायटीज। वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां। उन्नतशील प्रजातियां। फूल गोभी की खेती के लिए कौन कौन सी प्रजातियां उन्नतशील होती है? किन प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए? उन्नतशील प्रजातियों में फूल गोभी की 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक तो पहला आप पढ़ेंगे अर्ली किस्में या अर्ली वैरायटीज। अर्ली वैरायटीज, ठीक। अर्ली वैरायटीज में अर्ली वैरायटी कौन कौन सी होती है? जैसे नंबर 1 फूल गोभी की पत्ता गोभी की जो अर्ली वैरायटी होती है कौन कौन सी होती है? जैसे पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता कौन सी? पहली पूसा मुक्ता। दूसरा प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया। अगला गोल्डन एकर। गोल्डन एकर। कोपनहेगन मार्केट। कोपनहेगन मार्केट। कोपनहेगन मार्केट। अर्ली ड्रम हेड। अर्ली ड्रम हेड ठीक। इसकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी अर्ली वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा मुक्ता, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, कोपनहेगन मार्केट, अर्ली ड्रम हेड एसेट्रा आदि। ये इसकी जो है अर्ली प्रजातियां हैं, मुख्य अर्ली प्रजातियां या उन्नतशील प्रजातियां हैं। अब अगली क्या होगी? लेट वैरायटी। लेट वैरायटीज। लेट वैरायटीज में लेट वैरायटी या पछेती किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो लेट वैरायटी में आप पढ़ेंगे जैसे कौन कौन सी है? नंबर 1 लेट ड्रम हेड। लेट ड्रम हेड पहले है लेट ड्रम हेड। दूसरा पूसा ड्रम हेड। लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, रेड कैबेज चीफटेन। अगली रेड कैबेज चीफटेन। रेड कैबेज चीफटेन। ड्रम हेड सोयोल। अगली ड्रम हेड सेवोई। ड्रम हेड सेवोई। ड्रम हेड सेवोई, ठीक आदि। ये इसके जो है वो लेट वैरायटी है। इसके बाद कुछ संकर प्रजातियां होती हैं या हाइब्रिड वैरायटी होती हैं। हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी होती है? देखेंगे हाइब्रिड या संकर प्रजातियां। संकर ये अकेती हो गई, ये पछेती, ठीक। संकर प्रजातियों में संकर प्रजातियों में लिखेंगे श्री गणेश। पहला है श्री गणेश, ठीक। संकर प्रजातियों में श्री गणेश
श्री गणेश गोल है, श्री गणेश गोल। अगला नाथ लक्ष्मी, श्री गणेश गोल, नाथ लक्ष्मी। अगला ग्रीन एक्सप्रेस, ग्रीन एक्सप्रेस एक्सेट्रा आदि। ये जो है इसकी संकर किस्में हैं या हाइब्रिड वैरायटी है। तो एक बार फिर से हम बात करेंगे उन्नत शीत प्रजातियां या इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो फूल गोभी की दो तरह की प्रजातियां, नंबर सॉरी पत्ता गोभी की दो तरह की प्रजातियां। पहला तो अर्ली वैरायटीज, अर्ली वैरायटी में कौन कौन सी है प्रमुख प्रजातियां? पूसा मुक्ता, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन लेकर, कोपनहेगन मार्केट, अर्ली ड्रम हेड एक्सेट्रा इत्यादि। फिर लेट या पछेती किस्में, पछेती किस्मों में लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, रेड कैबेज चिफ्टेड, ड्रम हेड सेवोई एक्सेट्रा आदि। इसके अलावा संकर किस्में, संकर किस्मों में श्री गणेश गोल, नाथ लक्ष्मी, ग्रीन एक्सप्रेस, ये इसकी जो होती हैं वो प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से पूछी भी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी या उन्नतशील प्रजातियों के बाद अब हम बात करेंगे सीड रेट या बीज दर की। ठीक, अगला क्या होगा? सीड रेट, सीड रेट या बीज दर। ठीक, सीड रेट या बीज दर में दो तरह की प्रजातियां डिवाइड करते हैं। सीड रेट भी अर्ली का जो होगा सीड रेट या बीज दर में अर्ली प्रजातियां या अगेती किस्मों के लिए, अर्ली के लिए जो बीज लगेगा वो 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और लेट के लिए अर्ली के 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, लेट 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। लेट के लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, बीज दर जो होता है वो आगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, पछेती किस्मों के लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये किसके लिए है? फॉर नर्सरी सोइंग, नर्सरी सोइंग, ये नर्सरी में बुआई के लिए पर्याप्त होता है। ठीक, इसकी आप जो खेत में नर्सरी करेंगे, जब नर्सरी में पौधे तैयार हो जाएंगे फिर उसकी आप ट्रांसप्लांटिंग खेत में कर देते हैं। तो नर्सरी में सोइंग के लिए जो अगेती किस्में होती हैं उनका बीज लगता है 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और पछेती किस्मों का लगता है 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार। ठीक, बीज उपचार के लिए जो आपने फूलगोभी में लिखा उसी की तरह इसका भी होता है। बीज उपचार के लिए थीरम या कैप्टॉन, थीरम या कैप्टॉन 2.5 से 2.5 से 2.5 टू 3 ग्राम प्रति किलोग्राम से। बीज उपचार कैसे करेंगे? थीरम या कैप्टॉन 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। खेत में या नर्सरी में बीज की बुआई से पहले हमेशा आप बीज को उपचारित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बीज को उपचारित कर लेने से बीज में या क्रॉप में होने वाले जो फंजीसाइड रोग या ऐसे कोई कई सारे रोग होते हैं जो लग जाते हैं वो नहीं लगने पाते, इसलिए बुआई से पहले हम बीज को उपचारित कर लेते हैं। और बीज को उपचारित करने के लिए थीरम या कैप्टॉन 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित करेंगे। ठीक, तो ये हो गया इसका सीड ट्रीटमेंट। ठीक, सीड ट्रीटमेंट के बाद अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय। अगला है टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय। ठीक, बुआई के समय में सीड की जो बुआई की जाती है वो अर्ली के लिए होगा। अर्ली की बुआई जो करते हैं पत्ता गोभी के बीज की बुआई जो अगेती किस्म होती है उसकी बुआई करते हैं अर्ली की अगस्त टू सितंबर। ओके, अर्ली किस्मों की या अर्ली वैरायटीज की बुआई हम करते हैं अगस्त से सितंबर में, और लेट वैरायटी की सोइंग करते हैं तो लेट वैरायटी की बुआई करते हैं सितंबर अक्टूबर में। ठीक, सितंबर टू अक्टूबर। ठीक, फूलगोभी
बुआई का समय क्या, सॉरी पत्ता गोभी की बुआई का समय अगेती किसमें अगस्त से सितंबर में बोई जाती है और पछेती किसमें सितंबर अक्टूबर में। इस एरियाज या पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च टू जून, पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई बीज की कब होते हैं, मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, ये हो गया बुआई का समय इसका कैबेज या पत्ता गोभी का। तो बुआई का समय अगली किस्मों के लिए अगस्त सितंबर में बुआई करते हैं, पछेती किस्मों के लिए सितंबर से अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मार्च से जून तक करते हैं। ठीक, बुआई के समय के बाद मेथड ऑफ सोइंग या बुआई की विधियां, अगला टॉपिक क्या होगा या अगली हेडिंग क्या होगी, मेथड ऑफ सोइंग या बुआई की विधियां। ठीक, तो बुआई की विधियां या बुआई की विधियों में पत्ता गोभी की बुआई लाइनों एवं पंक्तियों, पत्ता गोभी की बुआई लाइनों एवं पत्ता गोभी की बुआई लाइनों एवं मेड़ों पर करते हैं। ठीक, मेड़ों पर करते हैं। ठीक, बुआई की विधियों में पत्ता गोभी की बुआई लाइनों एवं मेड़ों पर करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग कितनी दूरी पर करेंगे या प्लांट डिस्टेंस क्या होगी, तो प्लांट डिस्टेंस के लिए प्लांट डिस्टेंस अर्ली का जो होगा, अर्ली और लेट, प्लांट डिस्टेंस अर्ली के लिए 45 गुणे 30 सेंटीमीटर और लेट के लिए 60 गुणे 45 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी प्लांट डिस्टेंस पे हम पत्ता गोभी की रोपाई करते हैं। ठीक, नर्सरी में बीज की जब बुआई आप कर देंगे तो लगभग जब नर्सरी में बीज की बुआई कर देंगे तो बीज जो 1 महीने से लगभग 40 दिन का हो जाएगा, फिर आप उसकी पौध उखाड़ करके खेत में रोपाई कर देते हैं। और रोपाई के लिए जो रोपाई की विधियां होती हैं वो लाइनों एवं मेड़ों पर करते हैं। अच्छी प्रकार तैयार खेत में हम या अच्छी प्रकार से जब खेत को तैयार कर लेते हैं तो उसको लाइनों एवं मेड़ों में विभाजित कर लेते हैं, उचित आकार की नालियां एवं क्यारियां बना लेते हैं। फिर बनाई गई क्यारियों या नालियों में उचित दूरी में अगर अगेती किस्मों की रोपाई कर रहे हैं तो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा पछेती किस्मों की अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो 60 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पत्ता गोभी के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ठीक, इसके बाद अब जो आएगा मेथड ऑफ सोइंग के बाद अगली जो हेडिंग होगी वो मैन्योर्स एवं फर्टिलाइजर। तो इतना आपने पढ़ा आज की कैबेज क्रॉप में। इसके बाद अगली हेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके बाद इरिगेशन, वीड कंट्रोल और प्लांट प्रोटेक्शन, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो कैबेज कल्टीवेशन ऑफ कैबेज में बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।